हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमोनिया के भविष्य या ऑर्निथिन चक्र का अध्ययन करेंगे। अमोनिया का भविष्य से क्या मतलब है, तो इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं आज हम। आपने लास्ट वीडियो में अमीनो अम्लों के उपापचय का अध्ययन किया। उपापचय के अंतर्गत ऑक्सीकरण की घटना होती है। जो ऑक्सीकरण की घटना हुई थी, उस ऑक्सीकरण की घटना में क्या होता है, एक तो डीएमिनेशन होता है यानी विअमोनीकरण होता है, और दूसरा होता है ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण। ठीक है। अब विअमोनीकरण के फलस्वरूप क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इससे पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स का पाचन या उपापचय जटिल से सरल में होता है, जिससे प्रोटीन के उपापचय के फलस्वरूप सरल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब वे सरल अमीनो अम्ल कुछ मात्रा में प्रोटीन बनाने के लिए काम में ले लिए जाते हैं, जिससे कि शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की वृद्धि होती है। परंतु कुछ अमीनो अम्ल जो है यकृत निवाहिका तंत्र द्वारा यकृत में पहुंच जाते हैं और यकृत से वृक्क में पहुंच जाते हैं, और वृक्क में उनका अवशोषण होता है। इसके अलावा वृक्क में से ये अमीनो अम्ल पहुंचकर नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, जिसमें मुख्यतः यूरिया होता है। ऐसे जंतु जो अधिक जल की उपस्थिति में रहते हैं, वो डायरेक्टली अमोनिया का उत्सर्जन कर देते हैं, अमोनोटैनिक कहलाते हैं। जबकि कुछ जंतु जो ये अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन गैस उत्सर्जन के पाचन के फलस्वरूप उसका पहले यूरिया में परिवर्तन करते हैं और यूरिया को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकालते हैं। तो ऐसे जंतु यूरियोटैलिक कहलाते हैं। अब जो उपापचय के फलस्वरूप अमीनो अम्ल बनते हैं, उन अमीनो अम्लों का यूरिया में परिवर्तन किस तरह से होता है, वो चीज जानने की कोशिश करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, अमोनिया का भविष्य। यानी कि जो अमोनिया बनी हुई है, उसका हमारे शरीर में क्या भविष्य होता है, वो किस रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है, क्या अवशोषित हो जाती है। क्योंकि अवशोषण तो होगा नहीं, क्योंकि अमोनिया गैस होती है, हानिकारक गैस होती है। ठीक है। तो क्या होगा कि जो अमोनिया है मैमल्स में यूरिया में परिवर्तित कर दी जाती है, जो एक चक्रीय प्रक्रिया होती है। उस चक्रीय प्रक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम एच.ए. क्रेब और हेंसलेट द्वारा किया गया। एच.ए. क्रेब और हेंसलेट, एच.ए. क्रेब और हेंसलेट, इन दोनों वैज्ञानिकों द्वारा किया गया, जिसे ऑर्निथिन चक्र कहते हैं। क्योंकि ऑर्निथिन जो होता है एक मध्यवर्ती उत्पाद होता है, इसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, ऑर्निथिन चक्र कहते हैं, या यूरिया चक्र भी कह सकते हैं, जिसके फलस्वरूप यूरिया का निर्माण होता है। तो ये यूरिया चक्र, यूरिया का निर्माण कैसे होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप किस किस का होता है संश्लेषण, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इसके अलावा अमोनिया बनती है। क्योंकि अमोनिया कोशिका के अंदर उपस्थित होती है, जिसमें जल की मात्रा भी उपस्थित होती है, जो जल के साथ क्रिया करके अमोनियम आयन में परिवर्तित हो जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन कार्बामाइल सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो इसी क्रिया के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
क्योंकि ये क्या है, सरल पदार्थ हैं, पाचन के फलस्वरूप प्राप्त हुए सरल पदार्थ हैं, इनसे क्या बनना है, जटिल पदार्थ बनना है। और जटिल पदार्थ बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे किसके रूप में ऊर्जा मिलेगी, एटीपी के रूप में मिलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम आयन कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक एटीपी का अणु ग्रहण कर कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बामाइल फॉस्फेट का निर्माण कर लेते हैं। यह कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ क्रिया कर, ऑर्निथिन क्या है, एक मध्यवर्ती उत्पाद है जो हमारे शरीर में पहले से ही उपस्थित होता है। तो यह कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथिन के साथ क्रिया कर एक जल का अणु निष्कासित करता है और सिटुलिन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, सिटुलिन का निर्माण कर लेता है। यह सिटुलिन एस्पार्टिक अम्ल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एस्पार्टिक अम्ल की उपस्थिति में एक एटीपी अणु का ग्रहण कर आर्जिनिनोसक्सिनेट सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। ठीक है, तो जो ये आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल बना होता है, यह एंजाइम्स की उपस्थिति में ग्लूटामिक अम्ल से क्रिया कर फ्यूमेरिक अम्ल में परिवर्तित हो सकता है। फ्यूमेरिक अम्ल जो है नेक्स्ट बगैर एसिटाइल को एंजाइम के बनाते हुए क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाता है, जहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि क्रेब्स चक्र में प्रवेश नहीं करता है तो आर्जिनिनोसक्सिनिक अम्ल आर्जिनिनोसक्सिनेज एंजाइम की उपस्थिति में आर्जिनिन का संश्लेषण कर लेती है और यह आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो आर्जिनिन बनी है, यह आर्जिनेज एंजाइम की उपस्थिति में जल के अणु के साथ क्रिया कर ऑर्निथिन और यूरिया में परिवर्तित हो जाती है। तो इस ऑर्निथिन से दो यौगिक बनते हैं, एक तो ऑर्निथिन जो मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में चक्र में पुनः से प्रवेश कर जाता है और यूरिया बन जाता है। जो ये यूरिया है NH2CuNH2, इस यूरिया को यूरिन के साथ या मूत्र के साथ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जिस प्रक्रिया को यूरिनेशन कहते हैं। इस यूरिया की मात्रा बहुत कम होती है, इसकी कुछ मात्रा को शरीर में ही अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का निर्माण होता है, जिसे ऑर्निथिन चक्र और अमोनिया का भविष्य कहते हैं। तो इस तरह से जो अमोनिया है वो अमोनिया का भविष्य क्या होता है, ऑर्निथिन और यूरिया के संश्लेषण में होता है। ठीक है, इसी तरह से यदि हम बात करें कि जो अमीनो अम्लों के उपापचय के फलस्वरूप क्या क्या बनते हैं, अमीनो अम्लों का जो उपापचय होता है वो एक तो होता है डीएमिनेशन के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप, डीएमिनेशन के फलस्वरूप, और दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन के द्वारा, डीकार्बोक्सिलेशन। दो प्रोसेस होती हैं, एक तो अमोनीकरण और डीकार्बोक्सिलीकरण, दो घटनाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप जो ये क्या है, कोई अमीनो अम्ल है, उपापचय के फलस्वरूप किसका निर्माण कर लेता है, अमीनो अम्ल बना लेता है, या फिर किस तरह से बना लेगा, ये NH2 बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, NH4 के रूप में, NH3 के रूप में। तो किस तरह से निकलेगा, R(C)(O), ठीक है, ये इस तरह से। तो ये क्या है, इसके अलावा ये NH3, ये क्या है, NH3 है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कीटो अम्ल बनेगा, कीटो अम्ल। इस कीटो अम्ल को हम क्या कह सकते हैं, कार्बन कंकाल, क्या कहते हैं, कार्बन कंकाल, यानी कि कार्बन से बनी हुई संरचना है। पहले तो क्या था, ये अमीनो अम्ल था,
पहले तो क्या था ये अमीनो अम्ल का, जब अमीनो अम्ल का उपापचय होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इससे क्या हो गया, कीटो अम्ल बन गया और विकार्बोक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 बाहर निकल जाती है, तो इसमें एक CO2 का अणु बाहर निकलेगा, इसका निकलेगा CO2 का यहाँ से प्लस CO2। तो विकार्बोक्सीकरण की घटना भी हो गई और डीएमिनेशन की घटना भी हो गई, दोनों घटनाएं हो गई। दोनों घटनाओं के फलस्वरूप अमोनिया और CO2 बाहर निकल गया, कीटो अम्ल बन गया। कीटो अम्ल क्या कहते हैं, कार्बन कंकाल। अब इस कार्बन कंकाल का क्या उपयोग हो, तो इसी तरह जिस तरह से अमोनिया का भविष्य होता है, इसी तरह से ये जो कार्बन कंकाल बना होता है, इस कार्बन कंकाल का भविष्य क्या होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है कार्बन कंकाल का भविष्य, कार्बन कंकाल का भविष्य। तो कार्बन कंकाल का भविष्य 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो यह कार्बन जो कंकाल बना होता है उन्हें, जो कार्बन कंकाल है उन्हें है ना किसमें परिवर्तित हो सकता है, अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो सकता है, उन्हें अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो सकता है। एक तो भविष्य क्या हो गया इसका कि ये जो है कार्बन कंकाल बना हुआ था और ऐसे इसमें परिवर्तित हो सकता है, अमीनो अम्लों में परिवर्तित हो सकता है। इसके अलावा इसका जो भविष्य होता है वो ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण कर सकता है, CO2 और H2O का निर्माण कर सकता है। जो दूसरा भविष्य हो सकता है वो क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण कर सकता है, CO2 और H2O का निर्माण कर सकता है। क्योंकि आपने ये देखा ना ये RCHNH2COOH, जब इसका हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या बनता है, RC, ठीक है, डबल बॉन्ड O और H, इस तरह से संरचना बनती है, ठीक है। तो ये आगे चल के जो है इसमें परिवर्तित होता है, CO2 और H2O में परिवर्तित हो सकता है। तो ये ऑक्सीकरण द्वारा, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, उस ऑक्सीकरण के द्वारा किसमें परिवर्तित हो सकता है, CO2 और H2O में परिवर्तित हो सकता है। और तीसरा इसका जो भविष्य हो सकता है वो कीटोन बॉडी के निर्माण में हो सकता है। इसके निर्माण में हो सकता है, कीटोन बॉडी के निर्माण में, कीटोन बॉडी के निर्माण में। कीटोन बॉडी क्या होती है, कीटोन बॉडी जो अमीनो अम्ल होते हैं उन अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण द्वारा जो कीटो अम्ल और एमिनो अम्ल बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कीटो बॉडी कहते हैं। तो इस तरह से इसका 3 तरह का भविष्य हो सकता है, जो कि कीटो बॉडी जो है, कीटोन जो बॉडी बनेंगी वो आगे चल के ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकती हैं। ग्लूकोज में परिवर्तित जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा वो हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कार्बन कंकाल बनता है उसका ये 3 तरह का भविष्य हो सकता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स करके बताइएगा और इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।